अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, बात करेंगे बजट के हवाले से। वफाकी बजट 2025-26 पेश कर दिया गया। खासकर 17,573 अरब रुपए का ये मजमूई बजट पेश किया गया, जिसमें तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का जो है वो हमने देखा। यहाँ पर बजट के अंदर हम कह सकते हैं कि एक गुड न्यूज़ जो है वो काफ़ी हद तक हमें मिली, चाहे हम बात करें PSDP के हवाले से या हम बात करें पावर सेक्टर के हवाले से। BISP के लिए या फिर हम किसानों के लिए देखें, जो एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी रिजर्वेशंस दिखाई दे रही थी, इसमें भी हमने देखा। अब हमने टैक्सेस में कमी के हवाले से भी देख रहे हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक वाज़ेह तौर पे सामने आ रही हैं। और ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि जो टैक्सेस के हवाले से हमारे लिए तनख्वाहदार तबके के लिए जो है वो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुशाइन है। तरक्की का हदफ यानी कि जो हमारा GDP ग्रोथ है वो 4% कर दिया गया है। और ये जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बजट पेश किया तो उसमें कहा कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो वाज़ेह तौर पे सामने दिख रही हैं। और हम देखेंगे कि ये रिफॉर्म्स डे बाय डे सामने आएंगे, ख़ासकर जो कि तनख्वाहदार तबके के लिए काफ़ी एक बोझ भी दिखाई दिया। टैक्स वो कैसे कम किया जाएगा, आज इसके हवाले से भी बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर ये बताया कि जो ये अशराफिया है वो कितना बोझ उठाया उन्होंने और तनख्वाहदार तबके ने कितना बोझ उठाया, ये सबके सामने है। तो टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करना, इस बजट का जो एक हम कह सकते हैं ना कंक्लूजन है, वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से टैक्स को कलेक्ट किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, रेमिटेंसेस बढ़े हैं और साथ साथ मजीद टारगेट्स अचीव किए जाएं और आने वाले दिनों के लिए अच्छी पॉलिसीज़ के रिफॉर्म्स किए जाएं। सेनेट में भी बजट पेश कर दिया गया और ये सिफारिशात के लिए कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। खासकर हम देख रहे हैं कि पाक भारत जो कॉन्फ्लिक्ट लास्ट 2 वीक्स बिफोर, हमने 3 वीक्स बिफोर देखा था, उसके बाद दिफाई बजट के अंदर तकरीबन 20% का से ज़ायद का इजाफा किया। बजट 2025-26 में हम ये भी देख रहे हैं कि PSDP के लिए 1 खरब रुपए मख्तस किए गए और ये ऑफ कोर्स वफाक के हैं। ख़ासकर नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर हम कह सकते हैं ना मनकूला जायदाद नहीं ख़रीद सकेंगे। आपको याद होगा कि नॉन फाइलर्स के लिए हमने काफ़ी अरसे से इस बात को बताया था कि नॉन फाइलर्स को चाहिए कि अब वो क्रैक डाउन में आने से पहले अपने आप को फाइलर बना दें, अपने मुल्क के लिए किसी ना किसी तरीके से सर्व करें। और ख़ासकर आपको याद होगा रियल एस्टेट के अंदर थोड़ा सा उनको इश्यूज़ आ रहे थे, ट्रांजैक्शंस के ऊपर इश्यूज़ आ रहे थे और अब उन्हें विड्रॉल के ऊपर भी बैंकिंग से जो है वो इश्यूज़ होंगे यकीनन, क्योंकि जो टैक्स फाइलर हैं उनका हक भी है और उनकी ये एक हम कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी अपना फाइल करके अपनी ज़िम्मेदारी एज अ रेजिडेंशियल ऑफ पाकिस्तान पूरी कर रहे हैं, तो उनको ये पर्क्स या उनको ये लीनियंसीज मिलनी भी चाहिए। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि अकाउंट खोलने की सहूलत भी ख़त्म करने की जो ये तजवीज़ है बजट के अंदर ये पेश कर दी गई है। तो ऑफ कोर्स अब ये बजट की अप्रूवल के बाद चीज़ें सामने आएंगी। हुकूमत का इलेक्ट्रिकल कार्स यानी कि EV कार्स के हवाले से जो है वो एक हौसला अफजाई उन्होंने की है और ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़े ज़बरदस्त नंबर देखे गए हैं। ग्रोथ हमने तकरीबन 52% देखी है। इसमें तमाम हम कह सकते हैं कि मरीन ट्रांसपोर्ट भी है, इसमें जो है वो हमारी ट्रांसपोर्ट एक जो हैवी मशीनरी है उसके हवाले से भी है। तो आज इसकी भी हम बात करेंगे और साथ साथ हम हुकूमत का ऑनलाइन कारोबार करने वालों के ऊपर जो टैक्स का एक इम्प्लीमेंटेशन है उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे आज कि जो यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स हैं ये भी 3 माह के बाद जो है वो टैक्स कैसे दिया करेंगे, क्या इंतजामात होंगे। सो वी हैव हियर अ पैनल इन दिस स्टूडियो, उनको खुशामदीद कहेंगे कि आज हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं तारिक जदून साहब, उनको वेलकम करेंगे। साथ मौजूद हैं फराज फजल शेख साहब, आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ तारिक जदून साहब, क्या कहेंगे आप? यू आर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FPCCI, आप देख भी रहे हैं, बजट आपने पूरा देखा और इसके साथ साथ आपने ये देखा कि पिछले साल से काफ़ी हम कह सकते हैं ना हद तक बेहतर और थोड़ा सा एक लीनियंट बजट दिया गया ग्रोथ के पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए। लास्ट ईयर थोड़ा सा ये है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट और अनपॉपुलर बजट था, नो डाउट, और इसके बाद भी सब जो एक पोस्ट बजट प्रेशर था उसके अंदर गिला करते हुए दिखाई दिए। अब गिला करने की आदत हो ही गई है तो वो आज भी हमने थोड़ा बहुत देखा, लेकिन आपको क्या लगता है कैसा बजट, ऑफ कोर्स ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या पावर सेक्टर इन तमाम को देखते हुए कैसा बजट दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नताशा। मैं सबसे पहले तो अपने प्राइम मिनिस्टर को और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनाब आसिम साहब को मैं
मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने जो 10 मई को पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और अपने अपोनेंट को उन्होंने ज़ेर किया है। ये यकीनन मुबारकबाद की तमाम फोर्सेस मुस्तहिक हैं। उसमें पाक आर्मी है, उसके बाद एयर फोर्स है, नेवी है, उन सब ने तीनों ने मिल के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब मैं आऊँगा बजट के ऊपर। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम हाल ही में लास्ट वीक में अमेरिका में था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब बयान दिया कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो उधर हम दूसरे दिन हमारा डेलीगेशन FPCCI का वाशिंगटन पहुंचा हुआ था और हम लोगों ने वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर मीटिंग्स की। वहाँ के जो हमारी पाकिस्तान US बिज़नेस काउंसिल है उसमें मीटिंग्स की। उसके बाद हमने चैम्बर्स को विज़िट किया, मुख्तलिफ़ चैम्बर्स को, वहाँ की पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी को हमने हमारा इंटरेक्ट रहा उनके साथ। पाकिस्तान US जॉइंट चैम्बर एक था, उसके साथ हमारा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का जो इमेज है दुनिया में वो काफ़ी बेहतर हुआ है और इस 10 मई के बाद हम लोगों ने टोटल हमारी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड जो है वो अब हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, लोगों का रुझान पाकिस्तान की तरफ आया है। अब मैं आऊँगा इस बजट के ऊपर। अब जैसा कि आपने बताया, ये पिछले साल की निस्बत इस साल का बजट जो है वो कुछ इंसेंटिव्स मिला है, ख्वाह वो बिज़नेस कम्युनिटी है या पाकिस्तान की आवाम है, उनको गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव देने की कोशिश की है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन पाकिस्तान, मैंने कल पूरा बजट हमने सुना है अपने प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख की क़यादत में। हमारे पैटर्न चीफ मौजूद थे वहाँ पे और हमने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है और हम पोस्ट बजट जो है वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें लाइक प्राइम मिनिस्टर ने इंडस्ट्री को एक पैकेज दिया था, आपके सामने था वो, मतलब 10 सेंट बिजली उन्होंने कम की। अब मज़ीद इसमें हमें हमारी ख्वाहिश है कि वो हमें बिजली का जो इंसेंटिव है वो इंडस्ट्री के लिए वो उसको काम करके 8 या 9 सेंट के ऊपर लेके आए ताकि इंडस्ट्री जो है ग्रो करे इस मुल्क में और एक्सपोर्ट बढ़े। इसी के साथ साथ हम जो है इसका जो स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है उसके ऊपर हम दोबारा डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से कि उसको भी इस वक्त जो मौजूदा करंट सिचुएशन बनती है उसके ऊपर 8% के ऊपर उसको सिंगल डिजिट में होना चाहिए। तो बजट जो है वो इन हालात में जो स्टेट वहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पेश किया है, जो मौजूदा हालात बनते थे उनके हिसाब से बैलेंस बजट है। और जो आप देख लें आपके सामने रियल इस्टेट है, एक सेक्टर बिल्कुल बैठ गया था, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई है और इंसेंटिव दिया गया है। मैं SME सेक्टर से ख़ुद बिलोंग करता हूँ और 95,000 SMEs को जो है पिछले इस जून तक, इंशाल्लाह 30 जून तक वो चलना है टेन्योर, और उसमें इन्होंने 3.2 बिलियन का जो है ना लोन दिया है। तो ये एक हम हौसला अफजा चीज़ है, हौसला अफजा चीज़ है। और इंशाल्लाह सुपर टैक्स में भी कमी की गई है, 20 करोड़ से 50 करोड़ तक के कारोबार के। देखें वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, मैं उसके ऊपर भी उनको बिल्कुल 0.5 के ऊपर आ गया है, वो भी कम होके। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से उन्होंने एड्रेस की हैं ताकि इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी में जो है उनकी बेहतरी आ सके। राइट, मैं फराज साहब आपसे पूछना चाहूँगी। फराज साहब, आपको याद होगा जब बजट पेश किया जा रहा था उससे पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपना एड्रेस दिया तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि ग्लोबली GDP का क्या हाल था और हम पाकिस्तान की रिकवरी के साथ हम जो आगे बढ़ रहे हैं इसकी GDP कैसी है। तो फाइनली जो 4.2% GDP रखी गई उसके हवाले से ही बताएगा। दूसरा जो टैक्स इम्प्लीमेंट किए गए सैलरी क्लास के लिए वो भी थोड़ा सा अभी उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, वो भी अप्रूवल्स के बाद आएगी। तो ये ओवरऑल टैक्सेशन के हवाले से बजट कैसा रहा? एंड सेकंड थिंग इज दैट जो नॉन फाइलर का जो एक क्रैकडाउन किया जा रहा है या इस बजट के अंदर थोड़ा डिस्करेज करने की कोशिश की गई है, वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। श्योर, थैंक यू मिस नताशा। आपके जो क्वेश्चन का पहले पार्ट आ गया, देखिए कुछ ही साल पहले हम लोग डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है। अच्छा देखिए, अब इस वक्त हमारा जो टैक्स टू GDP रेशियो है 14% पे आ गए और 2 साल पहले हम 9% पे थे। एक बहुत खुश आइन सिचुएशन में हम चले गए और ख़ास तौर पे ये जो 10 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान की जो सिचुएशन है पूरी ग्लोबली ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। हमारी जो सिचुएशन है वो ये होता है कि हम हमेशा बजट डेफिसिट में होते हैं। अभी भी हम बजट जो है वो डेफिसिट में है, मगर उसमें जो चेंज आ रही है वो बहुत
ریپڈ آ رہی ہے اور بہت پازیٹیو آ رہی ہے. ہم اس وقت 2.5 مہینے کے ریزرو پہ ہیں اور 3 مہینے کا ریزرو 3 مہینے کا ریزرو جو ہوتا ہے یہ بڑی نیشنز کا ہوتا ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں. تو ہم آہستہ آہستہ ان کنٹریز میں آ رہے ہیں. پھر آپ لوگوں نے یہ آبزرو کیا کہ ہم لوگوں نے ڈیفنس بجٹ میں بہت اچھی انکریز کی, 20% انکریز کیا, ان کی سیلریز میں 25% انکریز کیا, اور بے شک وہ مستحق تھے. اور میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ جس سپیڈ سے جو سولو فلائٹ اب ہم نے لے لی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی ڈائریکشنز اب سیدھی ہو گئی ہیں, اور یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ بہت آگے نکلیں گے انشاءاللہ, دنیا میں آگے نکلیں گے. آپ نے سیلری کی بات کی. جی, سیلری میں یہ ہے کہ پچھلے سال ہمارے ٹیکسز زیادہ تھے سیلری کلاس پہ. اچھا, ان کو بہت اچھا انسینٹیو دیا, اور سیلری میں جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک ہے اس کو 1 to 2.5% ریٹ پہ آگے, جو کہ پہلے 5 تھا, آدھا ہو گیا. اوپر سلیب میں جائیں وہاں پہ بھی 2% ان کا کم کیا. پھر جو سپر ٹیکس ہے اس میں جو 200 ملین سے 500 ملین کے درمیان کا سلیب ہے 10% والا, وہ سیلری کلاس کے لیے 9% کر دیا. اور اوورآل جو ہمارا سپر ٹیکس ہے 4C, اس میں 0.5% کی ریڈکشن بھی کر دی ہے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اوورآل ٹیکسز میں پوری قوم کو خوشخبریاں دی ہیں, اور سب سے زیادہ اس پورے بجٹ کی جو روح ہے وہ کنسٹرکشن پیکیج میں آ گئی. جو ہمارا کنسٹرکشن پیکیج ہے یہ اس میں پرچیز کے اوپر ٹیکس ادا کر دیا 3 کا 1.5, اور 4 سے اس کو 2.5 پہ لے آئے آلموسٹ. پھر اس میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 5% آل ٹوگیدر ابالش کر دی. پھر جو آپ اگر 1 کروڑ تک کوئی پراپرٹی لیتے ہیں وہ انہوں نے ٹیکس ریبیٹ اس کا دیا. پھر اگر آپ کوئی فلیٹ لیتے ہیں 2000 اسکیئر فٹ تک, اس پہ انہوں نے انسینٹیو دیا ٹیکس کریڈٹ کا. اور یہ سب چیزیں ایک بہت اچھی کنسٹرکشن پیکیج میں چلے گی, کیونکہ یہ کنسٹرکشن پیکیج انڈسٹری تھوڑی سی بوسٹ کرے گی. جی, اور ایک کنسٹرکشن کے ساتھ ہمارے 46 سیکٹر انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. اور یہ ہمارا پنڈی چیمبر کا, اور میں ایز اے پریزیڈنٹ راولپنڈی ٹیکس بار میں ہمیشہ راولپنڈی اسلام آباد ٹیکس بار ایسوسیشن کی طرف سے پلیٹ فارم پہ کہتا رہا کہ اس کو بوسٹ کریں, اور بہت اچھا پیکیج دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا پیکیج ان حالات میں دیا ہی نہیں جا سکتا, بلکہ اس سے آگے پھر فری ہے. اور آپ کی جو اسٹامپ ڈیوٹی ہے جو 4% تھی اس کو 1% کر دیا گیا, مطلب اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں پھر فری تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کی مستحق ہے یہ گورنمنٹ کہ انہوں نے کن حالات میں کس قدر کنسٹرکشن, کیونکہ سرکمسٹانسز کہہ سکتے ہیں, ہمارے پاس آپشنز کیا تھے یہ میٹر کرتا ہے. چلیے جی, گفتگو جاری ہے. فراز صاحب بھی موجود ہیں, طارق جدون صاحب بھی موجود ہیں. ہمارے پاس ایک رپورٹ ریڈی ہے اکانومی کے حوالے سے, وہ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ. وفاقی بجٹ 2025-26 میں حکومت نے معیشت کو استحکام دینے اور عوام کو براہ راست ریلیف فراہم کرنے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں. تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کے لیے انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے. خاص طور پر درمیانے طبقے کی آمدنی پر ٹیکس کو کم کر کے عوام کی قوت خرید کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے, جبکہ دیگر سلیبس میں بھی کمی کی گئی ہے. 12 لاکھ سالانہ آمدن پر ٹیکس کی رقم 30,000 سے کم کر کے 6,000 کی تجویز ہے. 22 لاکھ سے 32 لاکھ تک سالانہ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح کم کر کے 23% کر دی گئی ہے, تاکہ متوسط طبقے کو ریلیف دیا جا سکے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشنرز کی پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا ہے, جبکہ مسلح افواج کے اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس بھی شامل کیا گیا ہے. کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بھی ریلیف کا فیصلہ کیا گیا ہے. سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ تک آمدنی پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے. جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی کر دی گئی ہے. کمرشل جائیدادوں, پلاٹوں اور گھروں کے ٹرانسفر پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے, تاکہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو فروغ ملے اور عوام کو رہائش کی سہولیات سستی دستیاب ہوں. زرعی شعبے کو سہارا دینے کے لیے کھاد, بیج اور دیگر زرعی آلات پر ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے, جس سے کسانوں کو ریلیف ملے گا اور زرعی پیداوار میں بہتری آئے گی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور ترسیلات زر کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں, تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اعتماد برقرار رہے اور زر مبادلہ میں اضافہ ہو. حکومت نے بجلی, گیس اور بنیادی اشیاء پر سبسڈی جاری رکھنے کا عندیہ بھی دیا ہے, جبکہ نوجوانوں کے لیے سکلز ڈیولپمنٹ پروگرامز, IT ٹریننگ اور
रोजगार के मौके बढ़ाने की तजवीज़ भी बजट में शामिल है। ये बजट मजमूई तौर पर एक मतवाजन और इस्लाहाती खाका पेश करता है, जो न सिर्फ मईशत को दुरुस्त समत में ले जाने की कोशिश है, बल्कि आम आदमी को फौरी रिलीफ देने और तवील मुद्दती तरक्की की बुनियाद रखने की संजीदा काविश है। रिपोर्ट हमने देखी, ओवरऑल जो है वो सेंटिमेंट्स अगर हम बात करें बजट के हवाले से तो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव प्रिवेल होता है। तारिक जदून साहब से पूछते चलते हैं। तारिक साहब, आप टैक्सेशन के हवाले से बता रहे थे, ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि टैक्सेस जो कि न्यू इम्प्लीमेंट किए गए, यानी कि टैक्स कल्चर प्रिवेल किया गया, उसके हवाले से क्या कहेंगे? ख़ासकर जैसे हमने इस बार देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जा रहा है, वो एरियाज़ जो टैक्स नेट में नहीं थे उनको भी टैक्स नेट में लाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, लाइक आप देखें फाटा पाटा जो है वो पहले इससे मुस्तस्ना था और शुरू से चले आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी वो पिछले बजट में उनको ऐड ऑन किया गया था, मगर आखिरी लम्हात में उनको ड्रॉप कर दिया गया था। इस दफ़ा 10% उनको जो है ना सेल टैक्स लगा दिया गया है। तो ये कि जो नेशनलाइज जो इंडस्ट्री है उसका थोड़ा उसको हौसला मिलेगा कि एक बैलेंस हो जाएगा मार्केट में, तो ये बेहतरी की तरफ है। एग्रीकल्चर के ऊपर मैं ये बात करूँगा कि एग्रीकल्चर को कुछ फैसिलिटी देने की ज़्यादा ज़रूरत है। टैक्स ज़रूर करें, मगर अब मैं ये भी साथ साथ कहूँगा कि माजरत के साथ कि हमारे जिस दिन इस कैबिनेट में कोई 15-20 इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे होंगे तो हमारी मुल्क की इकानमी जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ चली जाएगी। मैं इसलिए कहूँगा, थोड़ी सी ये सख्त बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को इस मुल्क का दर्द है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। तो ऑफ कोर्स हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में इस बार तो इजाफा देखा है तकरीबन। कहाँ लास्ट टाइम हम नेगेटिव ग्रोथ देख रहे थे इंडस्ट्री की, इस बार 4% से अबव है इस साल के लिए। मगर इंडस्ट्री को इस वक्त हम फिर दोबारा डिमांड करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज दें, बिजली मज़ीद सस्ती करें, ताकि हम जो हमारा जो एक हमारा मौक़िफ़ है ख़ासकर फेडरेशन पाकिस्तान का कि 2030 तक हम $100 बिलियन तक हम इसको बढ़ाना चाहते हैं एक्सपोर्ट को, तो उस टारगेट को हम अचीव कर सकें। और बाकी जो चीज़ें हैं ज़राअत के ऊपर जो उसको नेट टैक्स में कुछ आइटम्स को लाया गया है, मैं समझता हूँ कि शायद फार्मर राजी ना हो इसके ऊपर। फार्मर को भी तो रिलीफ दिया गया है ना, तकरीबन छोटे किसानों को रिलीफ दिया गया है। जो खुशान बात है, जो एक मिडल मैन का जो रोल था उसको जो ख़त्म कर दिया गया है, और गवर्नमेंट खुद जो है वो स्टोरेज बना रही है, और जो एक हमने जो इनकी एक तंजीम है उसको भी एतमाद में लिया गया है, और इंशाल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी। फूड स्टोरेज के हवाले से गवर्नमेंट खुद से जो है वो एक प्लानिंग कर रही है कि फूड सिक्योरिटी कैसे जैसे पास्को को अभी ये कर रहे हैं, उसका जो है ना रोल तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। इससे काफ़ी जो है ना गंदम में आगे पीछे कुछ मसाइल पैदा होते थे, और अब जो गवर्नमेंट अगर ख़ुद उसको लुक आफ्टर करेगी तो उससे जो ज़मींदार का और गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट रब्ता होगा तो उससे ज़मींदार को काफ़ी बेहतरी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। फाटा के हवाले से तारिक जदून साहब ने भी बात की, मैं फराज साहब आपसे भी पूछना चाहती हूँ, ख़ासकर वो कल्चर जो कि नहीं था अब उसको एक स्ट्रैटेजिकली एक फ्रेमवर्क में लाया गया। ख़ासकर आप समझते हैं कि एक टैक्स कल्चर भी प्रिवेल होना चाहिए, सबको आदत भी होनी चाहिए, और नॉन फाइलर की जो कैटेगरी है वो कैटेगोरिकली ख़त्म होनी चाहिए। वजह फरमाया मिस नताशा, देखें फाटा पाटा कभी से भी टैक्स नेट में नहीं था। इसको पिछले कई साल से कोशिश की जा रही थी, और पर्टिकुलरली जो हमारा मुशर्रफ दौर था उसमें काफ़ी हमारी कोशिश जारी थी। अब इस साल उनको सेल टैक्स में 10%, इनकम टैक्स में स्टिल एग्जैम्प्ट, और बिजली स्टिल उनको फ्री दी जा रही है वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को, और टैक्स फ्री दी जा रही है। मतलब और देखें वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के फ़रोग़ के लिए और भी बहुत से इक़दाम किए गए हैं, और ये खुशाइन बात है। मगर इसमें थोड़ी सी ना एक ज़्यादती का ज़ुमरा भी आ जाता है कि एक सूबे में इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं और दूसरे सूबे में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा एट पार लाने की ज़रूरत थी, वरना जो है जो रोटेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी गुड्स की, तो लिहाजा ये एक अच्छा खुशाइन बात है कि वहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता टैक्स लगाए जाएँ और उसको डॉक्यूमेंटेशन में लेके आया जाए। राइट। अच्छा, हमारे साथ आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे इन द प्रोग्राम। आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस। सर, क्या कहेंगे, बजट पेश हुआ और एक अब मिला जुला रुझान सामने आ रहा है। बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से पूछा जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ तारिक जदून साहब भी बैठे हुए हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी थोड़ा सा कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस ही रखते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा नॉर्मली देखा जाए तो एक फ्रेंडली बजट समझा जा रहा है, क्या कहेंगे?
आई थिंक ये तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है एंड आई थिंक फाइनेंशियल कंसोलिडेशन का बजट है। और इसमें जो है वो जिन जिन एरियाज में जो है वो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन की जरूरत थी उन्होंने किया है। पर्टिकुलरली आई थिंक ये ग्रोथ के लिए जो है रियल एस्टेट में इन्होंने जो भी प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो टास्क फोर्स बनाई थी, उस टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन को सब इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। फिर ये है कि जो एब्यूजेस चल रही थी, जो फाटा पाटा की वजह से कि वहाँ से जो है वो सेल्स टैक्स फ्री इम्पोर्ट्स हो रही थी, उसको उन्होंने जो है प्लग किया है। वो प्लग करके न सिर्फ उसके गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ेंगे और फिर लोकल इंडस्ट्री जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक इसकी इन इकदामात की वजह से हमारी ग्रोथ में बेहतरी आएगी और ग्रोथ में बेहतरी आएगी। साथ साथ उन्होंने कुछ सिग्नल्स भी दिए हैं, जैसे उन्होंने सुपर टैक्स में थोड़ा सा जो है सिंबॉलिक कमी की है। इनकी आपके जो है सैलरी के ऊपर जो है वो सिंबॉलिक कमी जो है वो की है। फिर इसके सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन काफी लग रहा है मुझे, क्योंकि पिछले साल आपको पता है कि 8% का जो है वो बजट डेफिसिट था ऑफ जीडीपी। इस दफा जो है उन्होंने 6% बजट किया था, लेकिन वो 5.3% पे क्लोज हो रहा है और अगले साल के लिए उन्होंने 3.9% पे जो है बजट किया। उससे जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट, कोई 6 से 8 ट्रिलियन रुपीस की सेविंग जो है वो होगी। फिर इसके साथ साथ उन्होंने जो प्राइमरी सरप्लस है वो लास्ट ईयर भी 20-21 साल के बाद जो है वो ये प्राइमरी सरप्लस हासिल किया 2.6 ट्रिलियन रुपीस का। नए साल में भी उन्होंने किया। फिर यहाँ मार्केट में डर था कि शायद डिविडेंड पे टैक्स बढ़ा देंगे, कैपिटल गेन पे टैक्स बढ़ा देंगे, उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर ये था कि खादों पे जो है फर्टिलाइजर पे टैक्सेस बढ़ जाएंगे, तो सर वो भी स्टॉक आई थिंक मार्केट तो उसे वेलकम करती हुई नहीं दिखाई हुआ। दी तो मैं बाय द समझता वे हूँ आज। कि IMF प्रोग्राम में होते हुए और IMF प्रोग्राम इस पे ऑन बोर्ड के साथ जो होने के साथ उसको बजट तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। स्टॉक मार्केट ने भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया है इस बजट को। अब उसमें जाहिर है कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो रह जाते हैं कि जिसमें लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी नहीं होती, तो ऑलवेज इम्प्रूवमेंट की जो है वो गुंजाइश होती है। राइट सर, टैक्सेशन के हवाले से भी बड़ी बातें हैं। टैक्सेशन रिफॉर्म्स के हवाले से कहा गया है ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, जहां फेसलेस असेसमेंट सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए, वहीं पे अभी हम देख रहे हैं कि एआई ऑडिट्स और ख़ासकर अगर ज़रूरत पड़ी तो बाहर की कंपनीज को भी बुला के थर्ड पार्टी ऑडिट भी किया जाएगा। तो और पॉस सिस्टम के हवाले से भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, यानी कि टैक्सेशन के रिफॉर्म्स के हवाले से डिटेल्स दी गई हैं, पावर सेक्टर के हवाले से कुछ स्कीम्स दी गई हैं, एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने की बात की गई है। तो ओवरऑल बजट के अंदर आप जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उस ग्रोथ के अंदर आप सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर और ख़ासकर अगर हम बिजली के हवाले से बात करें, पावर सेक्टर के हवाले से बात करें तो गलत नहीं होगा। क्या कहेंगे सर? नहीं, आप सही कह रही है। आई थिंक अगर हम ये कहते हैं कि नहीं ये जो ग्रोथ का टारगेट है ये अगले साल में अचीव हो जाएगा, तो उसकी 2-3 वजूहात है नताशा। एक तो ये है कि ऐसा नजर आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो और मजीद कम होंगे। अभी 11% है, 22 का 11 हो गया। मैं समझता हूँ कि ये गुंजाइश है इसमें कि 9% तक आ जाए। इसी तरह जो है मुझे लग रहा है कि अगले साल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी कम होंगी। जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है इलेक्ट्रिसिटी कम करने की वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो है वो फ्यूल कॉस्ट जो पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने की वजह से जो फ्यूल कॉस्ट में कमी आएगी वो पास ऑन होना है, वो नेचुरल वे में पास ऑन होगा। फिर इसके अलावा जो है वो चूंकि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन में भी इजाफा जो है वो एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी हमने देखा कि अप्रैल मई से जो है इसमें कंजप्शन में जो है वो बेहतरी आई है। जब कंजप्शन बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट जो है वो नीचे आएगी और वो नीचे आएगी तो फिर जाहिर है आपकी एक्सपोर्ट भी जो है वो वायबल हो जाएगी। और फिर जो टेक्सटाइल राइट। वगैरह की कंपनियां
है कि हमारी 9 सेंट का जो है कि बराबर बिजली का रेट होना चाहिए, वो आई थिंक मुमकिन हो सकेगा। तो जो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमको करंट फाइनेंशियल ईयर में हासिल हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके डिविडेंड जो है वो हमें अगले माली साल में जो है वो हासिल होंगे, और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी में बेहतरी होगी। बस हमारे पास जो रिस्क फैक्टर है वो इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन है वो रिस्क फैक्टर है। पॉलिटिकल अगर कोई अपहीवल ना हो तो वो एक रिस्क फैक्टर है, अदरवाइज आई थिंक इकोनॉमिकली चीजें जो है वो बेहतर ट्रैक पर है। आरिफ हबीब साहब, वन लास्ट क्वेश्चन वो ये कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जब हम हैं आईएमएफ प्रोग्राम, तो वहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि रखे गए हैं, यानी कि आईएमएफ चाहता है कि एक तो हमारी जो एक बैकरोस की परमानेंस है वो दिखाई दे, और दूसरा ये एक एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दिखाई दे। तो दोनों ही काम इस बजट में किए गए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि बजट से पहले हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें आपने ही कहा था कि आम आदमी कहता है कि मुझे क्या मिला। तो क्या समझते हैं आप, इस बजट के अंदर आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी एक्चुअली ग्रोथ से जो है वो आम आदमी के मसले हल होंगे। देखिए, जिस तरह मैं जो लास्ट टाइम मैंने बात की थी तो मैंने कहा कि जो इन्फ्लेशन हो जाता है तो वो तो हो जाता है, वो महंगाई तो हो गई, अब वो तो नीचे नहीं आती। सिर्फ ये है कि मजीद महंगाई की रफ्तार कम हो जाती है। जब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गया तो मजीद महंगाई की रफ्तार कम हो गई। तो अब दूसरा उसका जो है द अदर पार्ट ऑफ द कॉइन इज कि आप लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाएं, लोगों की उजरतें बढ़ाने के इंतजाम हों। तो वो कैसे होगा? वो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, बिजनेसेस बढ़ेंगे, लोगों की मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ेगी तो ज्यादा रोजगार मिलेगा, और फिर जब ज्यादा रोजगार की डिमांड होगी तो फिर वहाँ उजरतें भी बढ़ेंगी। तो ये जो बेटर ग्रोथ है वो एक्चुअली उस डायरेक्शन में आपको जो है ले जाती है, और उसमें फिर लोगों के लिए जो है वो जो मुश्किलात, उनकी मुश्किलात का हल जो है वहाँ फिर निकलना शुरू होता है। राइट, वेल, थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। तारिक जदून, खासकर हम ये देख रहे हैं कि जब आम आदमी एक फैसिलिटेशन मांगता है, हम इस बजट के अंदर देखते हैं, क्योंकि आज भी हम देख रहे थे कि इस प्रेशर के अंदर जो कि पोस्ट बजट प्रेशर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने की, उसके अंदर भी कुछ कंजेक्चर्स आ गए थे कि एक बड़े अखबार की हेडलाइन है और बिजली के ऊपर 10% बढ़ा दिया। उन्होंने बोला कौन से बढ़ाए, तो मतलब एक अजीब किस्म का भी केओस भी बना दिया जाता है। तो आप समझते हैं कि आम आदमी के लिए रिलीफ होगा? थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछला साल इट वाज डिफिकल्ट, बट दिस ईयर इज मे बी अ लीनियंस ईयर। देखें, वो जो आपने बात की वो मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे ही काउंटर किया उसको कि जी आप मेरी स्पीच में अगर ये चीज़ शामिल है तो आप बता दें। तो वो चीज़ तो नहीं थी। बड़ी अच्छी बातें हुई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें अपनी चादर के मुताबिक पाँव को फैलाना है, और मौजूदा जो हालात में उन्होंने इस वक्त जो है बजट पेश किया है उसमें ये देखें ना, 4000 टैरिफ लाइन कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है। इसी में इन्फोर्समेंट को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और छोटे किसानों को कर्ज़े देने की बात की जा रही है, एसएमईज़ को कर्ज़े देने की बात की जा रही है। तो इकानमी इसी तरीके से अपलिफ्ट होगी जब हम बैलेंस करेंगे। बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर पहले बात हो चुकी है कि आपने सुपर टैक्स में छूट दे दी है, तो इस वक्त जो है आपने रियल एस्टेट को उठा लिया है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से। इससे उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, 70 के करीब अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। अब क्या हाल है बिजनेस कम्युनिटी, खासकर कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें, बिल्डर हजरात कुछ हैप्पी दिखाई दे रहे हैं? लास्ट ईयर तो बहुत ही ज़्यादा वो नाराज़ थे और बहुत ज़्यादा उनको ये था कि ये बबल बस्ट हो जाएगा, हम दूसरे कंट्री चले जाएंगे। दुबई के हवाले से बहुत जो है वो एक फियर फैक्टर बनाया जा रहा था, लेकिन इस ईयर में थोड़ा सा संभल चुके थे। अगर हम बजट से ही पहले देखें तो दे आर मोर ऑप्टिमिस्टिक। देखें, ये हमारी फेडरेशन पाकिस्तान की डिमांड भी थी। हमने टोटल तमाम चैम्बर्स को ऑन बोर्ड करके हमने गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि ये रियल एस्टेट के सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और इसको जो है इस वक्त कारोबार बिल्कुल रुका हुआ था, और स्टाम्प ड्यूटीज़ और ये चीज़ें हैवी थी जिसकी वजह से आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। अब इससे काफ़ी बेहतरी होगी और अपने मुल्क में दोबारा जो है पैसा इन्वेस्ट होगा, और जो इस तरह की सोच थी वो उसको गवर्नमेंट ने काउंटर कर दिया है। कोई दुबई नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। इंशाल्लाह ताला जो मौजूदा आपके बांग्लादेश के जो आपके सामने हालात हैं वहाँ पे आप पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी को जाके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उनके इन्वेस्टर्स को जो हमारे आर्डर्स हैं
मेरी इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि जो हमारे जो इंडिया और दूसरे श्रीलंका और वियतनाम उनके ऑर्डर्स ले रहे थे, इस वक्त हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है कि वो ऑर्डर हम लें, हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और हम जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। और टेक्सटाइल के सेक्टर को स्पेशली, जैसे आरिफ हबीब साहब ने फरमाया, हमारी डिमांड है कि बिजली हमें इलेक्ट्रिसिटी 9 सेंट के ऊपर दें ताकि वो ऑर्डर्स हम कम्पीट कर सकें, मार्केट के साथ कम्पीट कर सकें। तो इससे जो है डिफेंस का हमारे पास इस बार एज भी है एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला जी। राइट, फराज साहब, नॉन फाइलर के हवाले से पूछना चाहूँगी, क्या मिस कर दिया उन्होंने फाइलर ना बन के, और इस बार फाइलर को क्या एक फैसिलिटेशन मिली है? फाइलर्स और नॉन फाइलर का जो गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किया जा रहा है, और ये एक मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड साइन कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइलर बने। अब जैसे पिछले साल में था, आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, मज़ीद इसको इंक्रीज़ किया है कि अकाउंट नहीं खोल सकते। अच्छा, अब नॉन फाइलर का बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो खोल सकता है। जी हाँ, वो अकाउंट अभी वो 2 ऑप्शन दे दी उन्हें कि अकाउंट फ्रीज़ करेंगे, नहीं तो अकाउंट हम बंद भी कर सकते हैं, खोल भी नहीं सकते। ये दोनों ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं और ये बहस में चल रहा है। इसके मज़ीद आगे चलें तो जैसे उनको ये एक ऑप्शन दे दिया कि आप बाहर भी नहीं जा सकते। अच्छा, आपकी सिम भी ब्लॉक हो सकती है। अच्छा, आपका बिजली का बिल मीटर भी कट सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स वैसे दुनिया में कहीं नहीं देखी गई फाइलर्स के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो लेकिन नंबर फाइलर है, भी तो कम नॉन है। फाइलर का जी। कॉन्सेप्ट भी तो पूरी दुनिया में नहीं होता। मैं एक लाइन कहता होता हूँ कि हमें अपना घर भी ठीक कर लेना चाहिए, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन इतना अच्छा एक गैप बन रहा है, और ये एज ए फाइलर हम खुश होते हैं कि ठीक है, हमें ये इंसेंटिव्स मिल रहे हैं जो उनको नहीं मिल रहे। क्योंकि देखें, आप ये देखें कि पूरे जो पाकिस्तान के एक्सपेंसेस हैं वो फाइलर ही उठा रहे हैं ना, नॉन फाइलर नहीं उठा नॉन रहे। फाइलर अच्छा, नहीं ये उठा रहे। विड्रॉल के ऊपर भी तो कुछ विड्रॉल के ऊपर ऐड ऑन किया गया। विड्रॉल सेक्शन 231 में है, इस पे 0.6% था। फिर इसकी तजवीज़ थी कि 1.2 करें, और 1% फिर 50,000 से ज़्यादा 50,000 पर डे कैश विड्रॉल। और अब वो 0.8 पे भी बात की जा रही है, लेकिन 1% इज़ वेरी आइडियल कि इसको बढ़ाया जाए और 0.6 से 1% पे ले आया जाए, और ये बहुत आइडियल सिचुएशन होगी मैं समझता हूँ। क्योंकि यानी कि अगर कोई 50,000 रुपए निकलवाएगा Per नॉन day। फाइलर, जी, तो उसके कितने पैसे कटेंगे? अगर आप 1 लाख रुपया निकालेंगे दिन में तो उसका 1,000 रुपये कटेगा। अच्छा अगर 1% होगा तो अभी वो 600 रुपये करते थे। अच्छा 1 लाख रुपया एक दिन में ट्रांजेक्शन, और ये सिर्फ कैश विड्रॉल पे है। ओके। और अगर आप पे ऑर्डर या क्रॉस चेक है उस पर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों को जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हम ये इस चीज़ में बड़ा एक खुशी फील ये करते हैं कि हमें फाइलर्स को ये एडवांटेजेस हासिल हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स में है, टोकन टैक्स हैं गाड़ियों के, ये तमाम चीज़ों में हमें एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ रहा होता। लेकिन मैं इस सिलसिले में ये ज़रूर बात करूँगा कि जो हमारा फाइलर है ना, हम क्या करते हैं कि उस फाइलर के ऊपर हम बर्डनाइज ज़्यादा हैं। उसने बहुत सी चीज़ों को खुद बेयर करना है जो नॉन फाइलर ने नहीं करना। हमें वो सेक्टर देखना है। सेक्टर देखना है। वो सेक्टर किस तरह देखने हैं कि भाई मैं ऑडिट भी तो देख रहा हूँ, मैं रिटर्न्स भी तो जमा करवा रहा हूँ, मैं इस रिकॉर्ड बार भी फॉर्म भी मेंटेन तो कर रहा हूँ। आसान किया गया है। फॉर्म भी नहीं, तो ये कहा गया है कि लॉयर इसमें सारे साहब से पूछ लेते हैं। सर आप बताएं। नहीं तो एक देखें, ये जो फॉर्म वाली बात आपने की, ये बड़ा अच्छा आपका वेल सवाल है कि हमारी पिछले 60 साल से बिजनेस कम्युनिटी की ये डिमांड थी, और पूरी हो गई सर। हाँ, इस गवर्नमेंट को हम क्रेडिट देते हैं कि इन्होंने हमारी ख्वाहिश थी कि ये 5-6 लाइनों का सिंपल फॉर्म हो, और इसके ऊपर चले सर अब आप खुश हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी ये होता है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन फराज साहब जाती मेरे रहती है। दोस्त हैं, मतलब ये टैक्स के लायर भी हैं। देखें, लायर की एक अपनी पोजीशन होती है, वो ज़रूर है, हमारे और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मगर एक जो छोटा बिजनेसमैन है ना, उसको वो खौफजदा भी होता है कि वो उस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता क्योंकि हमारे टैक्स नेट में नहीं आता था। अब गवर्नमेंट ने सिंपल 5-6 लाइनों का एक फॉर्म दे दिया है, वो खुद भी फिल करना चाहे, अपनी रिटर्न जाके फाइल कर दे तो उसको कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो ये खुशाइन बात है। और आम इंसान जो पहली बार फाइलर बनना चाहता है, मैं पूछूंगी फराज साहब से कि अगर कोई शख्स चाहता है कि अब वो देख रहा है ये सिचुएशन है, नॉन फाइलर के गिरद घेरा तंग हो गया, चलो अब हम फाइलर बन जाते हैं, उसको क्या करना होगा? देखिए, फाइलर होने के लिए इट्स नॉट अ हार्डशिप। यू हैव गेट योर इनकम टैक्स का आपने रिटर्न जमा करानी है, एनटीएन लेते हैं, आप टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं। लेकिन जो पिछले सालों डार्क का साइड है बैगेज वो है। आगे शुरू होता है कि हाँ। अब आप ऑडिट करवाएं। अच्छा, अब आपका रेट्स भी होंगे, आपके ऊपर सीज़र होगा,
آپ کے اوپر یہ تمام جو قدغن لگنے شروع ہو گئے ہیں، یہ چیزیں کہ آپ ٹیکس سر یہ تو زیادتی ہوگی نا، جو فائلر ہیں آپ کسی کو فائلر بنا رہے ہیں اور بولے کہ پچھلے سارے گناہ معاف، یہ تو نہ کریں نا سر، وہ پھر فائلر کیا کرے گا؟ آپ گناہ معاف نہ کریں اس کے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پابندیاں فائلر کے اوپر ہیں، نان فائلر اس کو دیکھتے ہوئے فائلر نہیں ہو رہا. اگر ہم اس کو ویلکمنگ ایک نوٹ دیں گے نا تو وہ باخوشی پہلے آئے ابھی گا. تو اس بجٹ میں تو دیا گیا ہے نا، اور مزید کچھ نہ کچھ دینا ہی جتنا چاہیے. دیا گیا ہے اس پہ میں بڑی ایک کریڈٹ دوں گا گورنمنٹ کو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہارڈ شپس ہیں، جس طرح پرٹیکولرلی آپ نے کوشچن کیا تھا ای انوائسنگ کے اوپر، ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر، اچھا یہ بہت اچھا ہے. اور ہم پچھلے کئی سال سے ایک ریکویسٹ کریں، ہیومن لیس آڈٹس کریں، فیس لیس آڈٹس کریں. اس دفعہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ آپ فیس لیس آڈٹ کریں. ہمیں نہیں جانا ٹیکس ڈپارٹمنٹ، ہم نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ جا کے ہم جو ہارڈ شپس فیل کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک فیئر ہے. بے شک وہ لوگ بہت اچھے ہوں گے، لیکن وہ جو فیئر ہے وہ نہیں نکلتا لوگوں کے ٹیکس دل سے. ویسے بھی کوئی دینا نہیں چاہتا، ہمیشہ ڈیلیبریٹ ٹیکس ہی لیا جاتا ہے پوری دنیا میں. یہ الگ بات ہے کہ نان فائلر کی کیٹیگری سوری فار دا ڈفرنس. ایک ایڈ کر دوں یہاں پہ بات، جو ڈپارٹمنٹل ریکوریز ہیں وہ ہمارے ٹوٹل ریکوری کا 2 to 3% ہے، اور اتنے چھوٹے فگر کے لیے ہمیں اتنی بڑی ایک امپلائمنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں یہ فگر ہے. رائٹ، جتنا ہو سکے رائٹ سائزنگ کیا جائے. اچھا طارق صاحب، اب تھوڑا سا ہم اگر موٹی بات کریں تو یہاں پر ٹیکس کلیکشن کے لیے ہمارا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے 14,131 ارب روپے کا، تو کیا یہ جو ایک کمپلیشن کے لیے جو اسٹریٹجی دی گئی ہے، جس میں صوبے بھی شامل ہوں گے، جس میں سب کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا گیا ہے، تو یہ کمپائل ہو جائے گا؟ اور دوسرا جو قرضوں پہ سود کی ادائیگی ہے، وہ ہماری انفلیشن کم ہونے سے سود بھی کم ہو رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے کیا ایج بنے گا؟ اس میں میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمیں ایسا انوائرمنٹ دینا ہے اپنے بزنس مین کو کہ وہ فرینڈلی اس سسٹم میں آئیں اور فائلر بنیں اور ٹیکس کو بڑھائیں. اگر ہم بندوق اٹھا لیں گے اور انفورسمنٹ کے ذریعے ہم کام لیں گے، ہراسمنٹ کریں گے، سر گورنمنٹ کی ریٹ ہے، ٹیکس تو لینا پڑے گا ورنہ کوئی ٹیکس نہیں دے گا. بندوق اٹھائیے تو 74% ریٹیلرز جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹر ہوئے ہیں. ویسے آپ کو تو پتا ہوگا فراز صاحب. پچھلے سال کی بنسبت اس سال دیکھیں وہ ریشو بڑھی ہے، لوگ فائلر بنے ہیں اور ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اگلا جو بجٹ آئے گا اس میں یہ ریشو اوپر جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو اس سے ٹیکس نیٹ بھی بڑھے گا. اور میرے اصطلاح میں تو یہ نان فائلر کی کون سی اصطلاح ہے، ہونی نہیں چاہیے. دنیا میں بزنس ہوتا ہے، آپ نے آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے، آپ نے آپ کو ڈاکومنٹس دینے پڑتے ہیں. ڈاکومنٹیشن کے بغیر تو کوئی اکانومی چل ہی نہیں سکتی. تو ہمیں اس میں گورنمنٹ کا حصہ بننا ہے، ہم نے سپورٹ کرنی ہے گورنمنٹ کو، اور لوگوں کو اس طرح راغب کرنا ہے کہ وہ جو لوگ نان فائلر ہیں وہ فائلر بنے اور فیسلٹی بھی لیں اور گورنمنٹ کا ہاتھ بھی بٹائیں. فراز صاحب 1 لائن میں بتائیے گا، بندوق اٹھانا از اندر تھنگ، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو اس طریقے سے پابند تو کیا جائے کہ ٹیکس دیا جائے، سب کو دینا ہے ٹیکس. دیکھیں فائلر کر لینا کسی کو زبردستی، اور وہ اوپر سے اگر ٹیکس نہ ادا کرے تو اس کا فائلر ہونے کا وہ فائدہ نہیں ہے. دیکھیں ایک لائن میں بات کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو ایک ویلکمنگ نوٹ ہے، اپنا گھر ٹھیک کریں. آپ بلیو کریں کہ اتنی جنرس قوم پاکستان ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. اور صرف ٹیکس پہ آ کے یہ لوگ اس طرح کتراتے ہیں تو وہ ٹیکس سے نہیں کترا رہے، وہ ٹیکس مین سے کترا رہے ہیں. رائٹ، چلیں جی اس بار پھر ہم نے دیکھا ہے نا فیس لیس اسیسمنٹ سسٹم انٹروڈیوس تو کروایا گیا ہے، یقیناً یہ تمام چیزیں بہتر ہوں گی. ویل تھینک یو سو مچ فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. طارق جتون صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور عارف حبیب صاحب نے بھی ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا تھا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آج ہم نے ڈیٹیل بجٹ کے حوالے سے بات کی. بجٹ 2025-26 پیش کیا گیا ہے. کل کے دن سے اب تک ہم یہ تمام نیٹی-گریٹیز ڈسکس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آفٹر آل اب یہ اپروول کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا کیا چیزیں سامنے آئیں، لیکن اب تک کی سچویشن کے مطابق ایک فرینڈلی، ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بزنس انوائرمنٹ، ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنانے کے لیے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.